नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इस टॉपिक पर कोई वीडियो ही नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जब ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको यकीन माने ये लगेगा कि मैं आप लोगों को गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जबकि मैं आपको शुरू में ही बता दूं, वीडियो के शुरू में ही मेरा यह मकसद है कि जो भी बूढ़े मां बाप हैं जिनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके संदर्भ में उनके लिए सोचते हुए यह वीडियो यहां पर स्पेशली बनाई जा रही है। अब कई बार देखा जाता है, जैसे कि हम सभी लोग भी जानते हैं, कि पैतृक संपत्ति के अंदर यानी कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर चाहे बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों का बराबर अधिकार होता है। अब ऐसी स्थिति में कई बार यह देखने को मिलता है कि एक मां बाप पहले अपने बेटे या बेटी का बहुत अच्छी तरीके से विवाह कर देते हैं। विवाह कर देने के बाद, शादी कर देने के बाद, जब वो उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद रखते हैं कि अब हमें यहां पर शांति दी जाएगी, उस समय वही बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, उठकर संपत्ति में अपना अधिकार मांगने लग जाते हैं। अब देखिए, कानूनी रूप से बात करें तो जब से साल 2005 में संशोधन हुआ है सक्सेशन एक्ट में, बेटा या बेटी दोनों का अधिकार बराबर माना गया है। पर फिर भी ध्यान रखिएगा मेरी बात, फिर भी आज भी कानून में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर चाहे एक बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलने वाला। जी हां, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक भी यही है कि अब पैतृक संपत्ति में बेटा हो या बेटी, दोनों को संपत्ति में हिस्सा देना अनिवार्य नहीं होगा, अगर जो मैं कंडीशन वीडियो में आगे बताने वाला हूं वो कंडीशन आपने अपने जीवन में फॉलो करी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति के बारे में। पैतृक संपत्ति मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब लोगों को आजकल कानून की इतनी समझ तो है ही कि पैतृक संपत्ति, जिसे आप सरल भाषा में बोलते हैं कि ये तो हमारी दादा लाई संपत्ति है, उसके अंदर एक बेटा या बेटी जैसे ही वो पैदा होते हैं उनका संपत्ति में अधिकार आ जाता है। अब थोड़ा सा पहले मैं एक बेसिक जानकारी आपको बताऊं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट साल 1956 में लागू हुआ। उस समय बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, केवल बेटे का हिस्सा होता था। पर साल 2005 में इसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद यह बोला गया कि अब बेटा हो या बेटी, दोनों का पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा 11 अगस्त 2020 को एक बड़ी जजमेंट आई, विनीता शर्मा राकेश शर्मा, उसमें भी सेम चीज बोली गई। चाहे बेटी का विवाह 2005 से पहले हुआ हो या 2005 से बाद में हुआ हो, बेटी के पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ या 2005 के बाद हुआ हो, दोनों स्थिति में बेटी को बराबर अधिकार अब पैतृक संपत्ति में दिया जाएगा। यानी कि अब बेटा हो या बेटी, सीधी बात यह है कि संपत्ति में बराबर अधिकार मिलने वाला है। अब पैतृक संपत्ति कौन सी होती है, क्योंकि 99 लोग परसेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है कि जो पिता से मिली वो पैतृक है, कोई बोलता है 4 पीढ़ियों पुरानी संपत्ति पैतृक है। देखिए, सिंपल इतना कंसेप्ट समझे, अगर एक संपत्ति एक इंसान ने खुद नहीं खरीदी, उसको अपने पिता से, अपने दादा से, अपने परदादा से, यानी कि उनको अपने एंसेस्टर से वो प्रॉपर्टी मिली है, तो वह उसकी पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो आप जानते होंगे, मैंने इस पर तमाम ऐसी वीडियो बताई हैं जजमेंट के साथ, जहां पर यही पैतृक संपत्ति को मैंने क्लियर करा। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर उनके पिताजी दादाजी किसी संपत्ति को विल वसीयत के माध्यम से उन्हें दे रहे हैं, सेल करके उनको दे रहे हैं, गिफ्ट करके उनको दे रहे हैं, तो वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती। वो स्वयं अर्जित संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसको विल वसीयत, गिफ्ट या सेल के माध्यम से मिली हो। अब यहां से आपको पता लग गया कि पैतृक संपत्ति कौन सी है और कब पैतृक संपत्ति स्वयं अर्जित कर देखी जाती है। अब एक कंसेप्ट आपको और क्लियर करूं कि अगर एक पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, तो बंटवारा होने के बाद पैतृक संपत्ति क्या होती है, वो सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है
उसके लिए वो उतनी प्रॉपर्टी बन जाती है। वो सेपरेट प्रॉपर्टी होने की वजह से उसे जिसे मर्जी चाहे बेच सकता है, उसमें कोई दूसरा इंसान उठकर हिस्सा नहीं मांग सकता। पर बंटवारे के दौरान ही अगर उनके बच्चों का पहले से ही जन्म हो चुका था, तो मैंने तो आपको बता ही दिया शुरू में कि जन्म लेते ही अधिकार आ गया, और अगर आप पैतृक संपत्ति को बंटवारा करके अलग अलग करके अपनी स्वयं मर्जी दिखाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपके बच्चों का जन्म हुआ उनका भी तुरंत उसी समय से अधिकार उस पैतृक संपत्ति में आ गया था। हाँ, अगर आप जन्म लेने से पहले बंटवारा कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी सिर्फ अकेली सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यह कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। अब आजकल काफी ज्यादा देखा जाता है कि एक व्यक्ति जीवन भर अपने बेटा बेटी की सेवा करता है, उनको अच्छा लिखाता पढ़ाता है, उनकी शादियां करता है, और बाद में वही बच्चे उनसे उस संपत्ति में हिस्सा मांगते हैं। अब देखिए, कानूनी रूप से बात करें तो उनका हिस्सा मांगने का अधिकार है, आप उन्हें रोक ही नहीं सकते। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर कानून उनकी मदद नहीं कर सकता, वहां पर कोर्ट की और कानून के हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वही फॉलो करना पड़ता है जो कानून की किताबों में लिखा जाता है। पर इस समय सामने बैठे हमारे जज साहब या हमारे वकील साहब इंसानियत भी भूल जाते हैं, कारण क्योंकि उनको वही फॉलो करना पड़ता है जो कानून की किताबें बोल रही हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। 3 कंडीशन ध्यान रखें। ये 3 कंडीशन वो है जब आप एक पैतृक संपत्ति को भी बेच दें, जी हां, आप एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को भी बेच दें, इसके बावजूद भी कोई हिस्सेदार कोर्ट में नहीं जा सकेगा, और अगर कोर्ट में गया भी तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट यह बोलेगा कि जो यहां पर आपके बड़े बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी बेची, आपको हिस्सा नहीं दिया, वहां पर उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। अब ये 3 कंडीशन एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, बड़ी ध्यान से वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन होती है लीगल नेसेसिटी। अब जैसे वर्ड संख्या आपने समझा, लीगल नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब नेसेसरी, यानी कि कोई इतनी बड़ी जरूरत आ पड़ी है परिवार पर जहां पर संपत्ति को बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जो जरूरत है वो लीगल रूप से, कानूनी रूप से भी माननीय है। उदाहरण के तौर पर परिवार में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अब अगर उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा गया तो उसका इलाज कराना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो परिवार का मुखिया यानी कि कर्ता ऑफ द फैमिली, सबसे बड़ा सदस्य होता है, चाहे वो कोई औरत हो कोई आदमी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो ये फैसला ले सकता है कि मैं इस पैतृक संपत्ति को बेचने वाला हूं और किसी को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, कारण क्योंकि यहां पर इस समय उसका इलाज करवाना जरूरी है। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, अब भाई वकील साहब की या कोर्ट फीस तो देनी पड़ेगी। अब उस फीस को भरने के लिए कोई प्रॉपर्टी बेची गई है पैतृक, कोई भी कुपासनर हिस्सेदार उठकर अपना जवाब वहां पर नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा इन्होंने बेच दिया। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यह चीज लीगल नेसेसिटी में काउंट होती है, जहां पर कोई भी कुपासना क्वेश्चन नहीं कर सकता। और यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ भी क्लियर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 बड़ी जजमेंट लाया हूं जहां पर जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं वही सेम बातें दोहराई गई हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से और पूरी देखिएगा। लीगल नेसेसिटी समझ में आ गया, कोई भी ऐसी जरूरत जो कानूनी रूप से लीगल मानी जाए, और ऐसी स्थिति में आप संपत्ति बेच देंगे। दूसरा पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, यानी कि जो संपत्ति आपने बेची है वो उसी संपत्ति की भलाई के लिए बेची है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आप लोगों की काफी सारी पैतृक जमीनें हैं, अब उन जमीनों की हालत बहुत बुरी है, उसकी रिपेयरिंग करानी है, रेनोवेशन कराना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, और ऐसी सिचुएशन में कोई आप एक पैतृक संपत्ति बेच दें तो वो बोला जाता है बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। किसी एस्टेट, किसी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी बेचा जाना। अब कई बार यह देखा जाता है कोई खेती की जमीनें होती हैं, उपजाऊ ही नहीं है, जीवन भर लगे रहो, कोई फसल ही नहीं उगनी, तो आप उस जमीन को बेचकर कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद लेते हैं, चाहे दूसरी जगह जो खरीदी है वो कम जमीन आपके हिस्से में आई है, ये भी बेनिफिट ऑफ द एस्टेट में काउंट होती हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी कुपासनर उठकर ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो पुरानी जमीन ही चाहिए। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि बेनिफिट के लिए वो जमीन बेची है, और हेड ऑफ द फैमिली को अधिकार है कि ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तीसरी कंडीशन आती है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। ये क्या होता है? परिवार के जो मुखिया होते हैं उनको दान धर्म करने का अधिकार है। वो पूरी पैतृक संपत्ति का एक छोटा टुकड़ा किसी मंदिर, किसी मस्जिद या चैरिटी या ट्रस्ट में दान कर सकता है, कोई भी उठकर ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता। पर पूरे प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, पूरी प्रॉपर्टी का एक छोटा टुकड़ा। जैसे कि मान लेते हैं 100 बीघा जमीनें हैं, तो पूरी की पूरी 100 बीघा नहीं कर सकते, आपने 5 बीघा दे दी, 10 बीघा दे दी, वैलिड है, इतनी गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी क्योंकि वो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज में काउंट होगी। इसके अलावा मान लेते हैं परिवार में किसी का जन्म हुआ है, उसके लिए आपको पता है सेरेमनी होती है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं मुंडन वगैरह कराना। परिवार के अंदर किसी का देहांत हो गया, 13वीं वगैरह करना होता है, किसी की शादी है। अगर इस प्रकार की कोई भी रिलीजियस सेरेमनी को पूरा करने के लिए कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है
तो कोई भी कुपासनर उठकर यह क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि इसमें तो हमारा हिस्सा बनता था, इन्होंने हमारा हिस्सा कैसे बेच दिया। जी नहीं, कर्ता ऑफ द फैमिली, जो परिवार का मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली, उसको कानून यहां पर अधिकार देता है कि हेड होने की वजह से, कर्ता होने की वजह से वो ये फैसला अकेला ले सकता है कि वो उस पारिवारिक संपत्ति को आगे बेच दे। ये तीन कंडीशन आप लोगों के लिए हर उस समस्या का समाधान होगी जहां पर आप बहुत बड़ी पीड़ित अपने आप को मान रहे हो, बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हो। अब तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी डिस्कस कर लूं, क्योंकि आपको पता है बिना जजमेंट के तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो बातें केवल हवाई बातें होती हैं, कोई टेक्निकल चीज उसमें नहीं होती। अब सबसे पहली जो हमारी जजमेंट आती है, एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका केस टाइटल है दोस्तों, कहर सिंह डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस निचित्तर कौर एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3264 ऑफ 2011 और 20 अक्टूबर साल 2018 की जजमेंट है। ऐसा नहीं कि 20 30 40 साल पुरानी जजमेंट लाया हूं, बिल्कुल मात्र 5 से 6 साल के अंदर की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, ओवररूल्ड नहीं हुई है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया था। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहां पर कि अगर एक बार लीगल नेसेसिटी साबित हो जाती है, वंस द फैक्टम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल नेसेसिटी प्रूव, तो हमारी नजर में कोई भी कुपासनर, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको यह अधिकार नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को जो बेच दिया गया है उसको चैलेंज कर दे, अगर परिवार के कर्ता ने ही उस प्रॉपर्टी को बेचा हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई कि अगर कोई बहुत जरूरी कारण था और परिवार के कर्ता ने, मुखिया ने उस संपत्ति को बेच दिया, तो कोई भी कुपासनर उठकर यह नहीं कह सकेगा कि मेरा हिस्सा भी तो बनता था, मेरा हिस्सा किस लिए बेच दिया। तो यहां पर यह जजमेंट आप लोगों के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। अब इसी चीज से जुड़ी हुई एक और दूसरी जजमेंट भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि एटलीस्ट 2 जजमेंट तो बड़ी हो आपके पास ऐसी कंडीशन की। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम है बी रेड्डी दर्शमी रेड्डी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस वी मंजुनाथ एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 13 दिसंबर साल 2021। अब ये तो और लेटेस्ट जजमेंट है, 3 साल पुरानी जजमेंट बस। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एक कर्ता यानी कि हेड ऑफ द फैमिली किसी जॉइंट हिंदू फैमिली को बेच देता है, चाहे वो लीगल नेसेसिटी के लिए बेचे या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए बेचे, तो यही माना जाएगा कि जितने बाकी पारिवारिक सदस्य हैं सभी ने वहां पर सहमति दी थी और सभी के फायदे के लिए वो प्रॉपर्टी बेची गई है। चाहे वहां पर कोई माइनर हो यानी कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति हो या कोई विडो यानी कि विधवा हो, वो सभी उस कर्ता ऑफ द फैमिली के फैसले के अंदर बाउंड होंगे कि हां भाई, अगर परिवार के हेड ने यह फैसला लिया है तो हम सबकी भलाई के लिए भी किया होगा। यह चीज भी मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करी, ताकि अगर आप लोग भी बच्चों से प्रताड़ित हैं तो अपने पक्ष में यहां पर इस जजमेंट का सहारा लेते हुए उस कंडीशन को फेवर करा ले। अब क्या कोई भी उठ के संपत्ति बेच दे? जी नहीं। जो व्यक्ति संपत्ति बेच रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा कि उसको कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा कि मैंने जो ये प्रॉपर्टी बेची है यहां पर कोई लीगल नेसेसिटी थी, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए बेची या इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज के लिए बेची। अगर वो ये तीनों चीज साबित कर दे या कोई एक चीज भी साबित कर दे तो बाकी पारिवारिक सदस्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी चीजें आप ध्यान रखिएगा, जजमेंट के साथ क्लियर करा। और अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते तो आप पहली वाली कंडीशन में आके खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। देखिए, वीडियो काफी ज्यादा रिसर्च करके चीजों को वेरीफाई करके बनाई जाती है, इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध रहता है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।